जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनिशिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स है जिनको हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो ट्रिक रहने वाली है वो है डिवीजन ऑफ। जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनिशिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स है जिनको हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो ट्रिक रहने वाली है वो है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी जिनको सोल्व करने के लिए हमें ये ट्रिक्स है वो यूज करनी है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। जैसे कि एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला कोई एक रोटेशन एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हम जानते हैं कि डिस्क का अगर मास m है और उसकी रेडियस अगर r है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा होता है mr²/2। ठीक है। परंतु एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क का ये कोई एक पोर्शन है और इस पोर्शन का जो मास है वो हमें दे रखा है m। ठीक है। तो हमें बताइए कि इसके पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। इसी प्रकार से आपको कोई हाफ डिस्क दे दिया जाए। ठीक है, इस तरह की हाफ डिस्क दे दी तो इस डिस्क का इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो किस तरह से बताओगे इसको। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है जैसे कि ये डिस्क है, डिस्क के अंदर से जो हमारा रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है वो डिस्क के सेम प्लेन के अंदर मौजूद है। ठीक है। उस कंडीशन में आपसे ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स है वो पूछी जा सकती है। ठीक है। जैसे फर्स्ट डिस्क है उसके यहाँ पर बेस से कोई रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है, सेकंड में उसके किनारे से यहाँ से कोई एक रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है और थर्ड के अंदर रोटेशन एक्सिस है वो इसके किनारे से ही पास हो रहा है। ठीक है ना। तो इन तीन तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है। तो हम किस तरह से अपना समय बचाते हुए इन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि कोई एक स्फेयर है, स्फेयर चाहे आपका सॉलिड हो चाहे आपका होलो स्फेयर हो। ठीक है। परंतु क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए किसी हेमिस्फेयर के लिए, चाहे वो आपका सॉलिड है या फिर होलो है, तो दोनों के अंदर एक तो रोटेशन एक्सिस है उसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा उसके किनारे से पास हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप कम से कम समय में किस तरह से निकालोगे। इसी प्रकार से जैसे आपको किसी क्यूब के लिए पूछ लिया जाए, जैसे हम जानते हैं कि किसी क्यूब के यहाँ सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाला जो रोटेशन एक्सिस है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हम जानते हैं वो बराबर होता है m²/6 के, जहाँ a क्या है उसकी एक साइड की लेंथ है। ठीक है। परंतु क्या हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो क्यूब की अगर ये वाली जो लेंथ है वो a/2 है और यहाँ पर किसी एक किनारे से अगर पास हो रही हो, उस कंडीशन में आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से बताओगे। ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आती है इनको सोल्व करने के लिए हम ये ट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस ट्रिक को हम समझ लेते हैं फिर इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो ये ट्रिक हमें बताती क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो डिवाइडेड होता है सिमेट्रिकली। ठीक है, सिमेट्रिकली डिवाइडेड है और किसके अबाउट है, जो रोटेशन एक्सिस आपको दे रखा है उसके रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है। तब हमें ये बताता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट है या गिवन पोर्शन है वो मैच करेगा बिग ऑब्जेक्ट के बराबर। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो इसका सिमेट्रिक एक्सिस होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है उसके अंदर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर जो हमारा रोटेशन एक्सिस दे रखा है वो कहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल मिडल से पास हो रहा है। तो ये हमारी जो डिस्क है ये इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमने जो एक्सिस ले रखा है वो क्या है, हमारा सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पोर्शन है वो मैच करेगा बिग ऑब्जेक्ट के साथ। बिग ऑब्जेक्ट का मतलब कि अगर बिग ऑब्जेक्ट का यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्क का मास है m और इसकी रेडियस है r। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, आप कहेंगे mr² के बराबर। ठीक है ना। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि जो गिवन पोर्शन है यानी कि जो हाफ डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसका मास कितना है, मास m है। ठीक है, इसका भी मास कितना है, m है। अब देखिए डिस्क का पहले मास कितना था, कैपिटल M था, अब आधी हो गई तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा ना। तो जरा मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मैच करेगा, तो पहले कितना था, कैपिटल m r²/2, अब मास चेंज होकर कितना हो गया, स्मॉल m हो गया ना। तो मैच करेगा तो स्मॉल m r²/2 और इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, स्मॉल m r²/2। ठीक है ना। तो बड़े ही आराम से इस ट्रिक को यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको सोल्व कर सकते हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स को एक बार हम देख लेते हैं।
तो जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर इसका मास है वो m दे रखा है, स्मॉल m, ठीक है, चेंज हो गया ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया अपने पास में, सेम इसी के बराबर इक्वल मैच करेगा, तो आप कहेंगे mr²/2। इसमें भी हमारा जो गिवन पोर्शन है उसका मास है वो स्मॉल m ले लेते हैं, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, mr²/2। अब अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको कहा जा सकता है कि भाई ये डिस्क है, अगर इसका टोटल मास m है तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बनाते हुए ये डिस्क का ये जो पोर्शन है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका मास निकालना पड़ेगा। और मास किस तरह से निकालोगे, देखिए सबसे पहले इसका मास किस तरह से निकालोगे, तो आप कहोगे अगर डिस्क का एरिया ए है तो उसका मास कितना है अपने पास m, तो इसका जो यूनिट एरिया है उसमें मास कितना होगा, आप कहोगे m/a, ठीक है। तो ये डिस्क है, डिस्क का एरिया कितना है, आप कहोगे dA एरिया, तो इस dA एरिया का मास कितना होगा, ठीक है। तो डी एरिया का मास कितना होगा, आप कहोगे डी एरिया का मास हो गया m/a, dA ये हो गया अपना dm के बराबर। तो इस पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आप कहोगे, ये कहोगे dm, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस तो अभी भी r है ना, रेडियस तो अभी भी r दे रखी है, तो ये हो गया dmr²/2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस dm की वैल्यू निकालनी है। आपको जैसे दे दिया जाएगा कि यहाँ पर इसका जो मास है वो दे दिया, जैसे ये वाली डिस्क दे दिया आपको, फोर्थ पोर्शन दे दिया उसका डिस्क का, ठीक है, ये वाला फोर्थ दे दिया, तो आप इस कंडीशन में क्या कहोगे कि डिस्क का जो मास है वो पहले के मास का कितना है, फोर्थ है, 1/4 है ना। तो इस कंडीशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना बताओगे, m/8 r², ठीक है ना। इस कंडीशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताओगे, m/4 r², ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वली मैच करवाना है, और जो भी मास की वैल्यू आएगी वो मास की वैल्यू वहां रख देनी है, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि देखिए कोई भी डिस्क है, डिस्क के उसी प्लेन में से जो पास होने वाला एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आता है mr²/4, जहां m है उस डिस्क का मास और r है उसकी ये रेडियस, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या यहाँ पर हम ये थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो डिस्क का इधर वाला जो पोर्शन है उसका मास कितना होगा, अगर स्टार्टिंग में कैपिटल M दे रखा है तो अब कितना आ गया अपना m/2 हो गया, जिसको मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूँ। तो जरा मुझे बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जो ये आधी डिस्क का जो पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आ जाएगा I इक्वल्स टू, देखिए मैच करवाना है ना अपने को, तो स्मॉल m r²/4, ठीक है। और m की वैल्यू जब आप यहाँ रख दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, mr²/8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे सेकंड प्रॉब्लम के लिए बताइए कि क्या यहाँ पर हमारा जो ये थ्योरम है वो यूज हो सकती है, तो आप देखकर बताइए कि यहाँ पर जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी ये थ्योरम लग सकती है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से किनारे से जो एक्सिस पास होता है उसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क है अपनी, ये डिस्क है, उसके यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना है, mr²/4, ठीक है ना। तो यहाँ से जो पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो आप कहेंगे I इक्वल्स टू, ये कितना है अपना IC प्लस इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, आप कहोगे D, तो हम क्या कहेंगे md², ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mr²/4 प्लस यहाँ d की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे डिस्क की रेडियस के बराबर, तो ये बराबर आ जाएगा mr²। तो ओवरऑल अपने पास में आ जाएगा 5mr²/4। तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी एक डिस्क है, ठीक है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि से जो अपना जो रोटेशन एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/4, 5mr², ठीक है। तो यहाँ पर इस डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वली होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसके सर्कमफ्रेंस से ही जा रही है ना, और सेम उसी प्लेन के अंदर ही तो है। यहाँ पर डिस्क और जो हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो सेम प्लेन के अंदर है,
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वली मैच होंगे। तो जरा मुझे बताइए, अगर इसका मास है वो स्मॉल m है, तो आई किसके बराबर होगा? अपना 5/4 स्मॉल m आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना? अब देखते हैं हम अपनी इस थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखकर बताइए क्या यहाँ पर हमारी ये थ्योरम है वो लग सकती है? तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो क्या इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डिस्क को? नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर डिस्क का इक्वली पार्ट नहीं है, यहाँ पर ये इधर वाला जो पोर्शन है वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, डिस्क में अगर ऊपर वाली प्रॉब्लम में देखोगे तो यहाँ पर जो टच होने वाला यहाँ वाला पॉइंट और जो दूर वाला पॉइंट है वो इक्वली है, दोनों पोर्शन के लिए, जो नहीं है और जो है दोनों के लिए। पर तो यहाँ देखोगे तो यहाँ दोनों पॉइंट है वो अलग अलग है ना? तो इस वाली प्रॉब्लम है उस पर ये ट्रिक्स है वो यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिमूव जो पोर्शन है वो इक्वली नहीं है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, हम कहेंगे कि जो हमारा रिमूव्ड पोर्शन है वो हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसके अबाउट मिरर इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन फर्स्ट है और सेकंड है वो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन और जो सेकंड पोर्शन है वो भी एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है। ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर जो इसका रिमूव्ड पोर्शन है वो भी एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ वाले में भी देखोगे तो यहाँ भी एक मिरर इमेज बनेगा, इसकी एक इमेज सेम इधर वाली तरफ भी आएगी। ठीक है ना? इस तरह से। ठीक है, तो मिरर इमेज नहीं बन रहा है तो वहाँ ये थ्योरम नहीं लगेगी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमें दे रखा है, एक स्फेयर दे रखा है। ठीक है, अगर स्फेयर है वो हमारा होलो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 2/3 mr²। ठीक है, अगर स्फेयर हमारा सॉलिड है तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा? 2/5 mr²। ठीक है, और एग्जाम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम पूछ ली जाए तो आप उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से बताओगे? तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रोटेशन एक्सिस है, क्या हमारी जो दी गई पोर्शन है या जो दी गई शेप है उसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो आप कहोगे कि भाई कर रहा है। यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। यानी कि जैसा एक स्फीयर का एक पोर्शन इधर बन रहा है वैसा ही एक पोर्शन इसके ऊपर इस तरह से बन रहा है ना। तो बिल्कुल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो छोटे स्फीयर का है और जो बड़े स्फीयर का है वो इक्वली मैच होगा। ठीक है, अगर हमें इसका जो पोर्शन है उसका जो मास है वो दे रखा है कितना? कैपिटल एम दे रखा है या स्मॉल एम दे रखा है, मान लेते स्मॉल एम दे रखा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या बताएंगे? जो बड़े जो पोर्शन है और जो छोटे पोर्शन है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें मैच करवाना है। तो आप होलो के लिए क्या कहोगे? आप होलो के लिए कहोगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ जाएगा? 2/3। अब यहाँ पर इसका मास कितना है? स्मॉल एम है। ठीक है, और आर स्क्वायर इसकी रेडियस है। इसी प्रकार से सॉलिड के लिए आप क्या कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आएगा? 2/5 mr²। आपको इसके बारे में प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ स्मॉल एम की जगह अगर कैपिटल एम भी दे रखा है ना तो भी ये फॉर्मूले में आपको इक्वली रख देना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए कि पहले एक स्फीयर था उसका मास था कैपिटल एम, उसको काटकर अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो काटने के बाद में जो ये पोर्शन आएगा उसका मास कितना होगा? स्टार्टिंग के मास का हाफ रह जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ m की वैल्यू आप कैपिटल M/2 रखोगे। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको याद रखना अपने को। नीचे वाले में पोर्शन में देखोगे तो यहाँ पर जो अपना रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से जा रहा है? आप कहोगे स्फीयर के किनारे से जा रहा है ना। तो जरा मुझे बताइए कि अगर यहाँ से कोई रोटेशन एक्सिस जा रहा है तो उसके अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सबसे पहले अगर आप होलो स्फीयर की बात करो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मान लेता हूँ आई, और जो यहाँ से जो जा रहा है उसको मैं बोलता हूँ आई सी। तो आप आई की वैल्यू किसके बराबर कहोगे? आप कहोगे आई सी प्लस एम डी स्क्र। ठीक है ना? तो जरा वैल्यू पुट कीजिए आई सी की कितनी है? आप कहोगे ये आ गया 2/3 mr² प्लस ये आ जाएगा एम डी स्क्र। ठीक है, डी क्या है इसका? रेडियस के बराबर है, तो ये आ जाएगा mr²। तो आप कहोगे कितना? 3 × यहाँ पर 5/3 mr²। तो जितना यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए भी आएगा। तो जरा मुझे बताइए क्या रहेगा? इसका जो मास है वो हमें दे रखा स्मॉल एम और इसकी रेडियस है वो दे रखी है आर। तो इसका होलो के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? आई, यानी कि यहाँ से जो पास होने वाली एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में आएगा 5/3 mr²। ठीक है ना? ओके, इसी प्रकार से जब हम सॉलिड के लिए ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो सॉलिड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा?
यहाँ 5/3 की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी 7/5 mr²। तो सॉलिड के लिए यहाँ पर अगर हाफ पोर्शन दे रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 7/5 mr²। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, ट्रिक्स को याद रखना है, ताकि प्रॉब्लम्स को आप कम से कम समय में सोल्व कर पाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे आपको दे रखी है, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे? तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है इस क्यूब को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आप कहोगे कि भाई कर रहा है ना, यहाँ पे देखो इस तरह से ये क्यूब है इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही इसके लिए होगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं पहले क्यूब का मास कितना था, वो कैपिटल एम है, बाद में इसका मास कितना आता है, आप कहोगे स्मॉल एम है। तो अब जरा आप मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा सेम इक्वली अपने को बनाना है ma²/6। ठीक है ना, याद रहेगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हम सीख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी किसी एक साइड की लेंथ हमें दी गई है ए। ठीक है ना, और इस स्क्वायर प्लेट का मास है एम। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कोई एक प्लेट है जिसकी एक साइड तो है आपकी ए और दूसरी साइड है a/2, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। ठीक है, जिसका मास है वो हमारे पास में स्मॉल एम है और इसका मास है वो आपके पास में है कैपिटल एम। ठीक है ना, तो अब जरा मुझे बताइए कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? हम जानते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस है, ये स्क्वायर प्लेट को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना डिवाइड। तो जब हम यहाँ पर अपनी ये थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है वो कितनी है? आप कहेंगे ma²/12। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर इसका हाफ पार्ट है, हाफ पोर्शन है वो नहीं है, उस कंडीशन के अंदर भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसके सिमिलर होने वाला है, होगा ना। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये कंसेप्ट सही है या नहीं है। तो इसका मास कितना है? मास आप कहोगे m। ठीक है ना, और इसकी जो यहाँ वाली लेंथ है वो कितना है? बड़े ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट की कितनी है a, तो आप कहोगे a²। ठीक है, और नीचे कितना आएगा 12, तो 12 कर देंगे। अब इस m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू आप कहोगे कैपिटल m/2 है ना। तो इस वैल्यू को जब यहाँ रखोगे तो ये वाली जो स्क्वायर प्लेट आपकी आ रही है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपना क्या आएगा? वो अपना आएगा, देखिए m की वैल्यू कैपिटल m/2 रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा ma²/2 इंटू 12 को करोगे तो 24 आ जाएगा ना। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये थ्योरम है वो सभी जगह एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी एक अपने पास में रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी ये वाली साइड है वो अपने पास में b है। ठीक है, और ये वाली लेंथ है अगर a, और उसका जो मास है वो हमारे पास में m है। तो अगर कोई भी एक रोटेशन एक्सिस जो उसकी यहाँ बाहर वाली जो ये लेंथ है, एज लाइन है, उससे अगर पास हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हम जानते हैं वो बराबर होता है mb²/3 के बराबर होता है ना। तो इसको सिमिलर रखने के लिए यहाँ पर हम जानते हैं दोनों प्लेट के लिए क्या कहोगे आप? ये वाली जो b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? b इक्वल्स टू आप कहोगे यहाँ b इक्वल्स टू किसके बराबर है? a/2 के। और यहाँ पर जो m मास है वो किसके बराबर है? पूरी जो अपनी स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है उसका हाफ मास है उसी के तो बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहोगे? ये m/2 के बराबर है। ये वाली जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो अपने पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आएगा? आप कहोगे mb²/3 में वैल्यू जब पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कैपिटल m/2, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी रखोगे? अपने a/2 का स्क्वायर, और नीचे कितना है 3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ma² यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है और राइट साइड में जो रिजल्ट आ रहा है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट के लिए भी ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली जो थ्योरम है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। दोस्तों एक मज़ेदार प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें कोई भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है वो दी जा सकती है। मान लेते हैं हमारी जो स्क्वायर प्लेट है उसकी ये वाली साइड है उसकी लेंथ है a, और इधर वाली साइड है उसकी लेंथ भी है a। हमारी जो ये स्क्वायर प्लेट है इसकी जो मास है वो है कैपिटल M। ठीक है, अगर कोई भी एक रोटेशन एक्सिस है वो हमारी स्क्वायर प्लेट के जो डायगोनल है वहाँ से अगर पास हो रही है
और हमसे पूछ लिया जाए कि इस डायगोनल के रिस्पेक्ट के अंदर स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा। इस प्रॉब्लम को अगर हमारा जो डिवीजन सिमेट्रिक मेथड है इससे सोल्व करें तो बड़े ही आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो। हम जानते हैं कि हमारी जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है वो किसी दो ट्राइंगल से मिलकर बनी है ना। ठीक है, जितना पोर्शन है वो इधर आ रहा है उतना ही पोर्शन इधर आ रहा है। ठीक है ना। अगर हमारा ये जो ट्राइंगुलर प्लेट है उसके बेस से जाने वाला जो ये रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट के अंदर अगर जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर आई है, ठीक है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल ही रहेगा, जो छोटे ऑब्जेक्ट का और बड़े ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हम सिर्फ डिफरेंस क्या लेते थे, अगर हमारा इस ट्राइंगुलर प्लेट का मास m है तो इसका मास कैपिटल M है, तो सिर्फ उसमें मास का ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ वो प्रॉब्लम भी ना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों के मास को कैपिटल M ही मान लेते हैं। ठीक है, कि हमारे जो ट्राइंगुलर की जो छोटी प्लेट है और जो बड़ी प्लेट है दोनों का मास m है, तो उस कंडीशन में दोनों साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल ही इक्वल आने वाला है। ठीक है, और किसी ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हमने अच्छे से कैलकुलेट करना सीखा है। कैसे सीखा है, देखिए ये हमारे ट्राइंगुलर प्लेट है, इसको मैं घुमा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हमने घुमा दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है, मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखी है h, एक बार मान लो h दे रखी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर किसी भी ट्राइंगल के बेस से रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू आती है mh²/6 के बराबर। ठीक है, तो उतने ही वैल्यू अपनी आएगी इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट हमारा स्क्वायर प्लेट के लिए, होगी ना। ओके, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके बराबर आएगा, mh²/6। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें क्या पता, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है, हमें तो सिर्फ अपना जो स्क्वायर है उसकी वन साइड दे रखी है। तो बड़ा ही आसान है, देखो अगर ये वाली जो लेंथ है वो a है अपने पास में, ये वाली जो लेंथ है a, तो आप पाइथागोरस की हेल्प से ये वाली वैल्यू बता सकते हो, कितनी आएगी, आप कहोगे √2a, तो ये वाली √2 है तो ये वाली भी कितनी आएगी, √2a ही होगी। तो जरा मुझे बताइए ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, ये √2a की हाफ होगी, यानी कि जो टोटल लेंथ आ रही है उसकी हाफ ही तो होगी। तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, आप कहोगे a/√2। तो हमारा जो h है उसकी वैल्यू आपने बता दी कितनी आ रही है, a/√2 आ रही है ना। अब ये वाली वैल्यू h की जब यहाँ आप रखोगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ma² कितना, इसको √2 से का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्वायर प्लेट का अगर उसके डायगोनल से कोई रोटेशन एक्सिस पास हो रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आप कहोगे ma²/12। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। परंतु आप में से कुछ स्टूडेंट के ये जरूर डाउट आ सकता है कि सर अगर हमारे पास में ट्राइंगल नहीं दे रखा है तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को एज्यूम करोगे। देखिए आप इतना तो एज्यूम कर ही सकते हो कि ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के मिलने से हमारी ये स्क्वायर प्लेट बन रही है, स्क्वायर प्लेट बन रही है ना। तो ऊपर वाला जो स्क्वायर प्लेट है उसका मास किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये कैपिटल M/2, और नीचे वाले का कितना मास होगा, कैपिटल M/2। ठीक है, इसको हम एक बार के लिए कितना मान लेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल m के बराबर, इसको भी स्मॉल m के बराबर मान लेंगे। तो इस स्मॉल m मास की इस ट्राइंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आप कहोगे स्मॉल ma²/12 के बराबर आएगा। और बाद में दोनों को सिमिलर रखने के लिए हम क्या है यहाँ स्मॉल m की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आपके पास में ओवरऑल सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रॉब्लम है आपको उसी तरह से इसको सोल्व करना है। दोस्तों अगर आज की इस लेक्चर वीडियो में अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एक दूसरी वीडियो बनाकर उन प्रॉब्लम को सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, और वीडियो में लास्ट तक तो बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।